वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और हम आ गए थे यहाँ पे फैक्ट्रीज कम अप यानी कि फैक्ट्रियाँ आ गई। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे कम अप इन 1854। जो पहले कॉटन मिल थी बॉम्बे में जो इस्टेब्लिश हुई वो हुई 1854 में एंड इट वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 ईयर लेटर और इसमें प्रोडक्शन हुआ 2 साल बाद। By 1862, 4 mills were at work with the 94,000 spindles। यानी कि 1862 तक आते आते 4 मिलें थी वहाँ पर जो काम कर रही थी जिनके अंदर 94,000 स्पिंडल्स एंड 150 लूम्स थे। अराउंड द सेम टाइम जूट मिल्स कम अप इन बंगाल और वहीं सेम टाइम में बंगाल में जूट मिल भी आ गए। द फर्स्ट बीइंग सेटअप इन 1855। पहला जो जूट मिल था वो सेटअप हुआ 1855 में एंड अनदर 7 ईयर लेटर और दूसरा 7 साल के बाद इन 1862 इन द नॉर्थ इंडिया द एल्गन मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर। और नॉर्थ इंडिया में एल्गम नाम का मिल था जो कि कानपुर में स्टार्ट हुआ इन द 1860 एंड अ ईयर लेटर और 1 साल बाद द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ द अहमदाबाद वाज सेटअप और पहली कॉटन मिल थी जो अहमदाबाद में सेटअप की गई। बाय 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन और 1874 तक आते आते फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन। हु सेटअप द इंडस्ट्री। ये जो उद्योग थे ये किन्होंने सेटअप किए। वेयर डिड द कैपिटल कम्स फ्रॉम और वहाँ पूंजी कहाँ से आई। हु केम टू द वर्क इन द मिल्स और इन मिलों में काम करने कौन आते थे। द अर्ली एंटरप्रेनर होता उद्यमी। जो पहले जो उद्यमी थे इंडस्ट्री वर सेटअप इन अ डिफरेंट रीजन बाय वेरियस सॉर्ट ऑफ पीपल। देखो अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल लगाई गई। लेट अस सी हु दे वर। चलो हम देखते हैं कि वो कौन थे। द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस ग्रुप गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना। जो हिस्ट्री है जो इंडिया के बिजनेस ग्रुप की वो जाती है हमारी ट्रेड विद चाइना जब चाइना के साथ ट्रेड था। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी एज यू हैव रेड इन योर बुक लास्ट ईयर। जैसे कि आपने पिछले साल की बुक में पढ़ा था कि 18th सेंचुरी के लास्ट में द ब्रिटिश इन इंडिया बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना। कि जो ब्रिटिश थे इंडिया में वो क्या करने लगे थे इंडिया से ओपियम यानी कि अफीम का एक्सपोर्ट करने लगे कहाँ पे चाइना में एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड और फिर चाइना से वो चाय लेके जाने लगे कहाँ इंग्लैंड में। मैनी इंडियंस बिकेम जूनियर प्लेयर इन दिस ट्रेड और बहुत सारे भारतीय थे वो भी यहाँ पे छोटे खिलाड़ी बन गए ट्रेड में। प्रोवाइडिंग फाइनेंस पैसे देते थे वो, प्रोक्योरिंग सप्लाईज खरीद करते थे एंड शिपिंग कंसाइनमेंट और शिपिंग के कंसाइनमेंट वगैरह की अरेंजमेंट वही करते थे। हैविंग अर्न थ्रू ट्रेड अब व्यापार से कमाने के बाद सम ऑफ दीज बिजनेसमैन हैड विजन ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज इन इंडिया। तो कुछ बिजनेसमैन थे भारत के जिनके दिमाग में विजन आया कि वो एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज करें इंडिया में यानी कि इंडिया में अपना उद्योग स्टार्ट करें। इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर मेड इट फॉर्चून इन द चाइना ट्रेड बिफोर। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर नाम का व्यक्ति था जिसने काफ़ी धन बनाया किसमें चाइना के साथ ट्रेड में। बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेटिंग अप द 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज इन द 1830s एंड 1840s। अब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री यानी कि उद्योग में निवेश करने से पहले उसने कई सारे जॉइंट स्टॉक बनाए जहाँ के 1830 में और 40 में स्टॉक कंपनियां बनाई। टाइगोर्स इंटरप्राइजेस सैंक अलॉन्ग विद दोज अदर इन द वाइडर बिजनेस क्राइसिस ऑफ द 1840। और इस प्रकार टैगोर का जो बिजनेस था सैंक यानी कि वो डूब गया अलॉन्ग विद दोज ऑफ द अदर उन लोगों के साथ जैसे कि जो वाइडर बिजनेस क्राइसिस हुआ था 1840 में यानी कि व्यापार का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस टाइम पे। तो इसका टैगोर का भी बिजनेस क्या हो गया चौपट हो गया।
But later in the 19th century, many of the China traders became successful industrialists. लेकिन बाद में 19th सेंचुरी के अंत में बहुत सारे लोग थे ऑफ द चाइना ट्रेडर्स जो चाइना के साथ ट्रेडर करते थे बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। वो क्या बन गए? बहुत ही सक्सेसफुल क्या बन गए? उद्यमी बन गए। इन बॉम्बे पेरिस लाइक डेंसा पैटिट। बॉम्बे में पारसी कम्युनिटी के लोग थे जैसे कि डेंसा पैटिट एंड जमशेदजी नुसरत वांजी टाटा हु बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर इन इंडिया। इन्होंने बहुत बड़ा क्या बनाया? एम्पायर खड़ा किया इंडस्ट्री का। पारसी समुदाय के लोग थे जमशेदजी टाटा, डेंसा पैटिट। इंडिया accumulated their initial wealth partly from export to China। और उनका पहले वाला जो वेल्थ था वो उन्होंने accumulate किया कहाँ? चाइना में एक्सपोर्ट करके। एंड पार्टली फ्रॉम रॉ कॉटन शिपमेंट इन इंग्लैंड। और पार्टली और कुछ किया उन्होंने इंग्लैंड में रॉ कॉटन यानी कि कच्चा कपास भेज के। सेठ हुकुमचंद ए मारवाड़ी बिजनेसमैन हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता इन 1817। वही सेठ हुकुमचंद जो कि मारवाड़ी बिजनेसमैन था, उसने पहला जूट मिल सेटअप किया कहाँ? कलकत्ता में 1817 में। ऑल्सो ट्रेडेड विद चाइना। और वो भी चाइना के साथ ट्रेडेड भी कर रहा था यानी कि व्यापार भी कर रहा था। So did the father as well as grandfather of famous industrialist G.D. बिरला। और ऐसा ही G.D. फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा G.D. बिरला, उनके फादर ने और उनके ग्रैंडफादर ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया ऐसे ही। तो ये थे हमारे इंडिया के इंटरप्रेनर यानी कि बिजनेसमैन। कैपिटल वाज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड्स नेटवर्क। और इस प्रकार जो व्यापार था यानी कि जो पूंजी थी उन्होंने एक्यूमुलेट की अलग अलग प्रकार के व्यापार ट्रेड नेटवर्क से। सम मर्चेंट्स फ्रॉम मद्रास ट्रेडेड विद बर्मा। और कुछ मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी थे मद्रास से जो कि ट्रेड करते थे बर्मा से। वाइल अदर हैड लिंक्स विद मिडल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। वहीं दूसरों कुछ के लिंक थे इनके साथ मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ, तो वहाँ पे बिजनेस करते थे। देयर वर येट अनदर कमर्शियल ग्रुप। वहाँ पे कुछ अन्य प्रकार के वाणिज्यिक ग्रुप भी थे बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड। लेकिन वो डायरेक्टली एक्सटर्नल यानी कि बाहरी देशों के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं थे। दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया। वे इंडिया में ही ऑपरेट करते थे। कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वस्तुओं को सामान को पहुंचाते थे। बैंकिंग मनी पैसे पहुंचाते हैं। ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन सिटीज शहरों के बीच में पैसे पहुंचाते थे। एंड फाइनेंसिंग ट्रेडर्स और व्यापारियों को क्या देते थे? वो पैसे देते थे। When opportunities of investment in industry opened up, many of them set up factory। और जब उनको मौका मिला कि इन्वेस्टमेंट करने का इंडस्ट्रियों में, तो उन्होंने क्या किया? ओपन अप कर ली बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे। एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड टाइटन। जैसे ही कॉलोनी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कंट्रोल किया ट्रेड के ऊपर, द स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट कुड फंक्शन बिकेम इंक्रीजिंगली लिमिटेड। तो उससे क्या भारतीय व्यापारियों का जो कार्य था वो क्या हो गया? लिमिटेड हो गया यानी कि सीमित कर दिया ब्रिटिशर्स ने। दे वर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप। उनको रोका गया यूरोप से इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी कि जो तैयार की हुई वस्तुएं थी उनको यूरोप में व्यापार करने से रोक दिया गया। एंड हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स। और उनको बोला गया कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल का और अनाज का ही क्या करो? एक्सपोर्ट करो। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का नहीं करना। रॉ कॉटन ओपियम वीट एंड इंडिगो रिक्वायर बाय द ब्रिटिश। क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को चाहिए था। दे वर ऑल्सो ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ दिस शिपिंग बिजनेस। और धीरे धीरे उनको शिपिंग बिजनेस से भी निकाल दिया गया। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इन फैक्ट कंट्रोल ए लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और पहले विश्व युद्ध तक यूरोप की जो बहुत सारी मैनेजिंग एजेंसी थी यानी कि वो क्या होगी? कंट्रोल कर रही थी लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज
इंडियन इंडस्ट्री के बहुत बड़े क्षेत्र को क्या कर रही थी, वो कंट्रोल कर रही थी। Three of the biggest ones were Bird, Hagglers and Construction, Andrew Euler and Jardine Skinner and Co. तो ये कुछ बिगेस्ट इंडस्ट्री थी जो यूरोपियन की मैनेजिंग एजेंसी थी जो यहाँ पे काम कर रही थी। दीज एजेंसीज मोबिलाइज कैपिटल, ये क्या कर रहे थे, वो पूंजी इकट्ठा करते थे एंड सेटअप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और मिलके वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कर चला रहे थे और उनको मैनेज कर रहे थे। In most instances, Indian financier provided the capital while the European agency made all investment and business decision. बहुत कई सारे उदाहरणों में क्या था, इंडियन फाइनेंसर क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे कैपिटल, जबकि यूरोपियन एजेंसी क्या कर रही थी, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के डिसीजन वही लेती थी। द यूरोपियन मर्चेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैड देयर ओन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और यूरोपियन मर्चेंट्स का और इंडस्ट्रियलिस्ट का अपना ही चैम्बर था कॉमर्स का, विच इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन, जिसमें इंडियन बिजनेसमैन को अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो ये थे इंडिया के एंटरप्रेनर्स। वेयर डिड द वर्कर कम फ्रॉम, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो ये वर्कर थे ये कहाँ से आते थे। फैक्ट्रीज नीडिड वर्कर्स, अब जो फैक्ट्री तो लगा दी, इन फैक्ट्रियों में क्या था, वर्कर्स की ज़रूरत थी। विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज दिस डिमांड इंक्रीज, और फैक्ट्रियों के एक्सपेंशन से इनकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गई। इन 1901 देयर वर 5,84,000 वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्रीज, तो उस टाइम पे 5,84,000 के लगभग वर्कर भारतीय फैक्ट्रियों में, यानी कि फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। बाय 1946 द नंबर वाज 2,24,36,000, और 1946 तक 24,24,36,000 तक हो गए। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, लेकिन ये वर्कर्स आते कहाँ से थे। इन इंडस्ट्रियल रीजन, इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड, बहुत सारे जो औद्योगिक क्षेत्र थे तो वहाँ पे जो वर्कर थे वो आते थे आसपास के ही डिस्ट्रिक्टों से, जिलों से आते थे। Peasants and artisans who found no work in the village went to the industrial center in search of work. जिन किसानों को और कारीगरों को काम नहीं मिल रहा था गाँव में, तो वो अब आ गए कहाँ पे, शहरों में आ गए, इंडस्ट्रियल सेंटर में, वहाँ पे काम करने के लिए आ गए। Over 50% workers in the Bombay cotton industry in 1941 came from the neighboring district of रत्नागिरी। देखो यहाँ पे डेटा दे रखा है कि लगभग 50% जो वर्कर थे, श्रमिक थे बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री में 1941 1911 तक कहाँ से आए थे, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आए थे। While the mills of Kanpur got most of their textile hand from the village within the district of Kanpur, ऐसे ही कानपुर के मिल में जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव से जो लोग आए थे ना, तो वहीं वहाँ पे एज ए वर्कर काम कर रहे थे। मोस्ट ऑफन मिल वर्कर्स मूव बिटवीन द विलेज एंड द सिटी, रिटर्निंग टू देयर विलेज ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल, और ज़्यादातर जो मिल वर्कर थे वो गांव में तब जाते थे, जब शहरों से गांव में तब जाते थे जब सीजन में मान लो कोई फेस्टिवल वगैरह हो, या फिर हार्वेस्ट के टाइम में, फसल वगैरह काटने के टाइम में। ओवर टाइम द न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, और इसी समय के दौरान नौकरियां की जो खबरें थी वो फैल गई। वर्कर्स ट्रेवल्ड ग्रेट डिस्टेंसेस इन होप ऑफ वर्क इन मिल्स, और जो श्रमिक थे, मजदूर थे, तो वो काफ़ी दूरी से ट्रेवल करके आते थे काम की तलाश में मिलों में। फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस फॉर इंस्टेंसेस दे वेंट टू वर्क इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे एंड इन द जूट मिल ऑफ कैलकाटा। आप यूनाइटेड प्रोविंस का एग्जांपल ले सकते हैं। यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि संयुक्त प्रांत, जो आज करंट के टाइम में उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ के जो मजदूर थे वो टेक्सटाइल मिल में जाते थे, बॉम्बे या कलकत्ता में काम की तलाश में जाते थे। गेटिंग जॉब वाज ऑलवेज डिफ़िकल्ट, लेकिन वहाँ पे काम का पाना भी बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम था उनके लिए। इवन व्हेन मील मल्टीप्लाइड एंड डिमांड फॉर द वर्कर इंक्रीज, हालांकि
मीलों की संख्या भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई थी, कई गुना, और वर्कर की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी इन श्रमिकों के लिए जॉब पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। द नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब अवेलेबल। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो जितने लोगों को काम चाहिए था और जितनी वहाँ पे जॉब अवेलेबल थी, उसके कंपेयर में श्रमिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। एंट्री इनटू द मिल वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, और मिलों में एंट्री भी बहुत ज़्यादा क्या कर रखी थी, बंदिशें लगा रखी थी। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड ए जॉबर टू गेट ए न्यू रिक्रूट, और जो उद्यमी थे वो अक्सर एक जॉबर को एम्प्लॉय कर देते थे जो नए रिक्रूट यानी कि नए लोगों को लगाएगा वहाँ पे। वेरी ऑफन द जॉबर वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर, और बहुत ही अक्सर जो ये जॉबर होता था वो क्या होता था, बहुत ही पुराना होता था और उनका ट्रस्टेड वर्कर होता था। ही गोट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, इंश्योर देम जॉब, हेल्प देम सेटल इन द सिटी एंड प्रोवाइडेड देम मनी इन ए टाइम ऑफ क्राइसिस। वो क्या करता था, अपने गांव से क्या करता था, लोगों को लेके आता था, उनको जॉब दिलाता था, उनके लिए जॉब इंश्योर करता था और उनको हेल्प करता था शहरों में क्या करने के लिए, सेटल होने के लिए, और फिर उनको जॉब भी प्रोवाइड किया करता था। द जॉबर देयरफॉर बिकेम ए पर्सन विद सेम अथॉरिटी एंड पावर, और इस प्रकार वो जॉबर था, वो क्या था, एक ऐसा पर्सन बन गया था जिसके पास सेम अथॉरिटी थी और पावर थी। आफ्टर बिकमिंग द पर्सन ऑफ द अथॉरिटी एंड पावर ही बिगेन डिमांडिंग मनी। तो उसके बाद उसने शुरू कर दिया पैसे मांगना एंड गिफ्ट फॉर हिज फेवर, और गिफ्ट लेने शुरू कर दिए। कंट्रोलिंग द लाइफ ऑफ द वर्कर्स, जिससे कि वो श्रमिकों के जीवन को क्या करने लगा, नियंत्रित यानी कंट्रोल में करने लगा। द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इंक्रीज ओवर टाइम, और इस प्रकार फैक्ट्री वर्कर्स की जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया ओवर टाइम। हाउएवर एज यू विल सी, जैसे कि आप देखोगे, दे वर स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, कि वो टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में काफ़ी कम संख्या थी उनकी। ठीक है, तो ये थे हमारे वर्कर्स कहाँ से आते थे, और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। सोर्सेज हमें कहाँ से मिले ये, जैसे कि यहाँ पे दिया वसंत पारकर, हु वाज ए वंस मिल वर्कर इन बॉम्बे, जो कि बॉम्बे में एक बार मिल वर्कर था। वो कहता है द वर्कर वुड पे द जॉबर्स मनी टू गेट देयर सन्स वर्क इन द मिल, यानी कि जॉबर्स को क्या देते थे, वर्कर पैसे देते थे ताकि वो उनके बेटों को मिल में काम दिला दें। द मिल वर्कर वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद हिज विलेज, और जो मिल मालिक थे, मिल वर्कर थे, वो उसके गांव से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, उसके गांव के होते थे फिजिकली एंड इमोशनली। ही वुड गो होम टू कट द हार्वेस्ट एंड फॉर शोइंग, वो गांव में जाया करते थे और वहाँ पे फसल कटवाया करते थे, बुआया करते थे। द कोंकणी वुड गो होम टू कट द पैडी, कोंकणी क्षेत्र के जो वर्कर थे वो जाते थे गांव में, पैडी यानी कि जीरी की फसल थी उसको काटते थे, एंड द घाटी एंड शुगर केन, इनको हार्वेस्ट किया करते थे। इट वाज एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस फॉर विच द मेल ग्रांटेड लीव, और यह एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस थी जिसके लिए मेल वर्कर उनको मेल मालिक उनको क्या देते थे, छुट्टी दे देते थे। ठीक है, ये उस टाइम की घटनाएं, आज के टाइम में नहीं देते मिल मालिक ऐसे छुट्टियाँ, उस टाइम पे दे देते थे। ऐसे सोर्सेज है। भाई भोसले, अ ट्रेड यूनियनिस्ट ऑफ बॉम्बे, रिकलेक्टेड हिज चाइल्डहुड इन 1932 एंड 1940, वो अपने चाइल्डहुड यानी कि अपने बचपन के जीवन को रिकलेक्ट यानी कि याद करता है। इन दोज डेज द शिफ्ट वाज 10 आवर्स, उन दिनों में जो शिफ्ट थी कितने की थी, 10 घंटे की थी, फ्रॉम 5 PM टू 3 AM, एंड टेरिबल वर्किंग आवर, और काम के भी बहुत ही भयानक घंटे होते थे। माई फादर वर्क फॉर 35 ईयर्स, मेरे पिताजी ने 35 सालों तक काम किया। एंड ही गॉट द अस्थमा लाइक डिजीज, और उसको अस्थमा जैसी बीमारी हो गई। एंड कुड नॉट वर्क एनीमोर, और वो ज़्यादा काम नहीं कर पाया। देन माई फादर वेंट बैक टू विलेज, फिर उसके बाद मेरे पिताजी घर चले गए गाँव में। देखो ये ए हेड जॉबर, नोटिस हाउ द पोस्चर एंड क्लोथ एम्फेसाइज द जॉबर्स पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी,
तो उसकी आप क्लोथ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इसकी पोजीशन होगी, कितना ऑथोरिटेटिव और पावरफुल पर्सन है ये। ठीक है, यहाँ पे हमारे यंग वर्कर्स ऑफ बॉम्बे के दिखा रखे हैं यहाँ पे, मील अर्ली 20th सेंचुरी। और यहाँ पे पार्टनर्स इन इंटरप्राइजेज, JN टाटा, RD टाटा, सर RJ टाटा, सर DJ टाटा, ये जो पार्टनर है ये टाटा ग्रुप के वो हैं मेंबर्स में। ये है द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर बिलीव दैट इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये द्वारकानाथ जो फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट था इंडिया का। ये है जमशेदजी जीजीबॉय। जीजीबॉय वाज ए सन ऑफ पारसी वीवर, जो कि एक पारसी वीवर का बेटा था। लाइक मैनी अदर ऑफ ही वाज इन्वॉल्व इन द चाइना ट्रेड। ये चाइना ट्रेड में इन्वॉल्व, तो जैसे कि हमने पढ़ाई था भी है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा होमवर्क। कल हम पढ़ेंगे द पिकुलैरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या विशेषताएं थी, उसके बारे क्या अजीब बात थी, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।